हेलो एवरीवन। सो आज क्लास 7th की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी में किस तरह से बदलाव आते हैं, कौन कौन सी गतियाँ करती हैं, किस तरह के बल यहाँ पे उत्पन्न होते हैं और भूकंप से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। सो इन सभी फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। और है तो छोटा सा चैप्टर बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, क्लास की पीडीएफ्स वगैरह ना सारी ही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं। देखिए पीडीएफ्स तो आपके पास होती हैं, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि कहाँ से किस टॉपिक से कहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ना। सो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताया जा सकता है कि भाई ना यहाँ से आपका यही फ़ायदा होने वाला है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़नी है जहाँ से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे बनेंगे भी ना। तो चलिए समझते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है किस तरह से बदलती है, किस तरह से बदलाव उसमें देखने को मिलते हैं ना। देखिए जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर भीतरी हिस्से में जो होते हैं। और ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं भूकंप की और ज्वालामुखी। ये ऐसी आकस्मिक गतियाँ हैं जिन्हें हम अंतर्जनित कह सकते हैं ना। अंतर्जनित बल जो कि आकस्मिक ही होता है यानी कि अचानक ही उत्पन्न होते हैं, हमें इनका आइडिया नहीं होता है। और यही चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे छोटे से ग्राफ में समझा दी गई है ना कि पृथ्वी की गतियाँ अगर हम देखते हैं तो एक अंतर्जनित बल होता है, एक बहिर्जनित होता है। अंतर्जनित में आकस्मिक चीज़ें होती हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इस तरह की चीज़ें। और बहिर्जनित में मतलब बाहरी रूप से किस तरह से कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे अपरदन आपने देखा होगा, निक्षेपण देखा होगा। अपरदन जहाँ पे ऊपरी लेयर का हट जाना होता है और निक्षेपण यानी कि कोई दूसरी लेयर या चीज़ें आ करके ना एक पहाड़ का निर्माण हो जाना, पर्वत का निर्माण हो जाना ना, जैसे कि नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, इन सभी से हिमनद जो चीज़ें घटित होती हैं उसे हम बहिर्जनित बल बोल देते हैं। तो चलिए इन्हीं समझते हैं, डिटेल में जानेंगे चीज़ों को। अब ज्वालामुखी क्या है, तो भाई ज्वालामुखी सिंपली भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। अब ये भूपर्पटी क्या है, ये हमने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में समझा हुआ है ना। तो भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघलते हुए पदार्थ अचानक से बाहर निकलने लग जाते हैं ना, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये अंदर चीज़ें पिघली हुई होती हैं जिसे मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा, ये जो पर्पटी है, भूपर्पटी है, इससे ऊपर निकलने लग जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर से। तो बस इसे ही एक तरह से ज्वालामुखी हम सिंपली लैंग्वेज में कह देते हैं। आगे कह रहे हैं कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और ये कंपन चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, अब भूकंप से रिलेटेड फैक्ट आपको ये पता होने चाहिए कि उद्गम केंद्र क्या है ना, और अधिकेंद्र क्या कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है, पूरा ज़मीन का टुकड़ा है, और उद्गम केंद्र क्या होता है, वह स्थान जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा उद्गम केंद्र कहलाती है, यानी कि जिस जगह पे ये उत्पन्न हुआ है और अंतर्जनित है यानी कि पृथ्वी के अंदर ही चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, उसके बाद ही चीज़ें भूकंप आता है। तो ये अंदर चीज़ें हुई और फिर उसके बाद तरंग क्या है, ऊपर की तरफ गया। जहाँ पे जिस जगह पे नीचे उत्पन्न हुआ है पहले वहीं पे ऊपर ही तो पहुँचेगा ना। तो जिस जगह पे ये सरफेस पे आता है, भूपर्पटी पे आता है, उसे अधिकेंद्र कह दिया जाता है ना। और इसकी फिर जो ये आप देख रहे हो कि इस तरह से ये फैल रहा है आगे की तरफ, तो इसे आप भूकंपीय तरंगे जो हैं सभी दिशाओं में बाहर की तरफ फिर फैलने लग जाती हैं, इस तरह से फैल जाती है, तो इसे कहा जाता है भूकंप। अब उद्गम केंद्र क्या है, अधिकेंद्र क्या है, वो आप समझ गए होंगे। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे साइड में दिया गया है आपको कि जो भूकंपीय तरंगे हैं 3 तरह की होती है ना। पहली है पी तरंग जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एस तरंग जिसे अनुप्रस्थ कहेंगे, और एल तरंगे जो होती हैं इन्हें पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों ही आपको नाम पता होने चाहिए, पी, एस और एल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पी, एस और ये एल तीनों। आगे अब भूकंप का नज़रिया आप देख पा रहे हो किस तरह से चीज़ें होती है। देखिए भूकंप एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें तुरंत तो नहीं पता होता, जब हम इसको देखते हैं, लाइक जब भूकंप आ जाता है, प्रॉपर चीज़ें हिलने लगती है, उसका इफेक्ट दिख जाता है, तभी हम समझ पाते हैं कि भैया भूकंप आ चुका है ना। लेकिन इससे पहले भूकंप नहीं आया होता या फिर आने से पहले
कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो उस अनहोनी को पहले ही भांप लेते हैं ना, जैसे कि कुत्ते को देखा होगा अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देंगे, तालाब है तो तालाब में अगर कुछ होने वाला है ना, आपने देखा होगा अभी रिसेंट में कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं दिखाई जाती हैं जहाँ पे तालाब में अगर कुछ हो रहा है, कोई समुद्र कह लीजिए, है ना, तो जो मछलियाँ हैं और जो भी जीव जंतु वहाँ पे रह रहे होते हैं ना, वो अजीब सा बिहेव करेंगे या फिर एक तरह से वो बाहर की तरफ भी निकलने लग जाते हैं ना। तो ये सब इनके बिहेवियर से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना कि कुछ इस तरह की दुर्घटना होने वाली है। और ये भुज के भूकंप के में झटके कुछ महसूस किए गए थे एक वक्त पहले, उसकी छोटी सी कहानी दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं ना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना हो सकता है आपके लिए, ये डेट, ठीक है, कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप मापा गया था। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है जो इन्होंने तीव्रता दे दी ना। अब ये दूसरी चीज़ ये कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो कैसे आप माप सकते हो भूकंप की, तो ये रिक्टर स्केल है जिसकी हेल्प से हम मापते हैं ना। आप किस तीव्रता के भूकंप को आप बहुत ख़तरनाक कहोगे या फिर जीरो इफेक्ट पड़ेगा उससे, या फिर किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाली है ना। भाई भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है कि भूकंप की तीव्रता, ठीक है, रिक्टर स्केल से मापी जाती है ना, कि कितनी तीव्रता से आया है। अगर भूकंप 2.0 तीव्रता का है तो इसे, फिर उससे कम का है तो इसे नन के बराबर आप मान सकते हो, मतलब इससे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होने वाला है। जिस भूकंप की तीव्रता लगभग 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकती है, यानी कि जो उसके जो चीज़ें होंगी हो सकता है कि गिर जाएं, टूट जाएं, है ना, इस तरह से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली माना जाएगा, और जिसकी तीव्रता 7 है या फिर इससे भी ज़्यादा है वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, यानी कि मैक्सिमम 7 तक जाएगा तीव्रता तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस विनाशकारी सिद्ध होगा। लेकिन अगर 2.0 है तो इसका मतलब इससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है भूकंप का, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई फ़िलहाल, है ना। इम्पॉर्टेंट टर्म आपके लिए यही था कि एक तो तीव्रता रिक्टर स्केल से मापा जाता है, और सिंपली भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप लेखी कह सकते हो आप उसको, है ना। और किस तीव्रता पे किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी ये आप समझ गए होंगे। अब मुख्य स्थलाकृतियों की बात करते हैं ना, तो जो स्थलाकृतियाँ हैं वो किस तरह से हमें देखने को मिलती हैं ना, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे झरने नज़र आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इनको हम। जैसे पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। अपर्दन कहते हैं कि ये फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में जैसे कि बहुत से जलप्रपात हमें देखने को मिले। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ना वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन सा? वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात, और ये दक्षिण अमेरिका में है, ये आपको पता होगा। अन्य जलप्रपात आप देखोगे तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा है, ठीक है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप जाओगे तो जाम्बिया जिम्बाब्वे के जो बॉर्डर है वहाँ पर विक्टोरिया है। अब नदी की बात करते तो नदी में जलप्रपात क्या होता है, तो जैसे कि ऊंचाई से इस तरह से पानी का नीचे की तरफ गिरना ही इसे हम झरना यानी कि जलप्रपात कह देते हैं। देखिए नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों के विसर्प कहते हैं, यानी कि जैसे कि आप देखोगे ना ये इस तरह की जो नदियाँ आपको मुड़ी हुई नज़र आती हैं इन्हें विसर्प कह दिया जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव, और निक्षेपण यानी कि दूसरी नई मिट्टी वहाँ पे ला करके पड़ जाना ना, एक लेयर बनती जाना नई वाली, तो उसे निक्षेपण कह देते हैं। और ऊपरी मृदा का लेयर का हटना उसे अपर्दन कह दिया जाता है ना। निक्षेपण यानी कि आना और अपर्दन यानी कि हटना, इस तरह की प्रक्रियाएं जो है लगातार चलती रहती हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं ना, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो ना, तो ये कहीं पे काफ़ी दूर है लेकिन कहीं पे ये चीज़ें काफ़ी पास आती चली जाती हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं ना, जैसे कि ये कट के एक छोटा सा हिस्सा बाहर आ गया और एक अलग झील बना देते हैं जिसे चाप झील कहा जाता है। अब ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन इससे बना हुआ है, और साथ में आपका जो सीटेट है वहाँ पे भी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चाप झील क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है,
जब देखा होगा आपने, मान लीजिए कि गंगा नदी या फिर कोई एक मेन रिवर थी ना, और ये कई सारे वितरणिकाओं में बँट जाती है ना, छोटे छोटे उसमें नदियों में बँट जाती है, तो उसे वितरणिका कह दिया जाता है ना। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिवर है तो उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ से वो उसका उद्गम स्थल कह सकते हो आप, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे उसका एंड पॉइंट होगा ना, तो जो एंड पॉइंट होता है उसे मुहाना कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे मुहाना बनाती है लाइक एंड पॉइंट होगा, वहीं पे नदियाँ जो हैं, बहुत सी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, अगर हम इंडिया को एज्यूम करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो एक तरफ इंडिया में बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ अरेबियन सी है, ठीक है, अरब सागर है। तो जो भी नदियाँ आपकी इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, यानी कि जिनका अंत होता है, वो सारी ही डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ऐसी नदियाँ जो कि आपका इधर अरेबियन सी में गिर जाती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि सपाट बनाती हैं, सपाट जगह बनाती हैं, उसे एस्चुरी कहते हैं। और इधर जो गिरती हैं उसे वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई होंगी, आप समझ पाए होंगे इन टर्म्स को। अब देखिए समुद्री तरंग के कार्य। अब समुद्री तरंग से होता क्या है, कि समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण, या दोनों शब्द का मतलब आप समझ पा रहे होगे अभी ना। तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, कौन कौन सी, जैसे समुद्री तरंगें जो हैं लगातार सैलों से टकराती रहती हैं ना, ये इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली टकराती रहती हैं, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, और इनको समुद्री गुफा कह दिया जाता है ना। इस तरह से ये इनका आकार जो है टकराती रहेंगी, और इस तरह से जब ये बढ़ जाते हैं तो इन्हें समुद्री गुफा कह दिया जाता है। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है ना, तो इस जिससे तटीय मेहराब बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तटीय मेहराब कह देते हैं। ठीक है, और लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है, केवल दीवारें ही बचती है ना। दीवार जैसे इन आकृतियों में, इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, इन्हें क्या कहते हैं, इसको तोड़ ही देता है, दो पार्ट में यहाँ से अलग कर देगा तो वो छोटा सा हिस्सा बन जाएगा अपना, तो इसे स्टैक कह दिया जाता है। तो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक, ये तीनों आप समझ पाए होंगे ना क्या होता है। अब हिम नदी की बात करते हैं, तो यानी कि ऐसी नदी जहाँ पे जो कि बर्फ़ से बनी हुई है, बर्फ़ से ढकी हुई है ना। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, और हिमनद नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। ठीक है, और गोलास्मी मिट्टी पत्थरों से भू दृश्य का अपरदन कर देती है। हिमनद जो है गहरे गर्तों का निर्माण भी करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बना लेते हैं ना। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े सैल, रेत एवं तटछट मिट्टी निक्षेपित करते हैं, और ये निक्षेप को ही हिमनद, हिमोड़ के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे इसका निर्माण करते हैं, इस तरह से आप कह सकते हो। अब पवन के कार्य की बात करेंगे, तो पवन जिस एरिया में होगा, जिस क्षेत्र में, उसी हिसाब से वो चीज़ें करने वाला है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो बालू टिब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे, लाइक इस तरह से जो ये हिस्सा आप देख पा रहे हो ना, इसे बालू टिब्बे कह दिया जाता है। और ये छोटे से फैक्ट दिए गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते ना। स्पेशली आपको रेगिस्तान के एरिया में ही सारी चीज़ें नज़र आएंगी। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण कौन कर रहा होता है, हवाएं कर रही होती हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सैल कहा जाएगा। पवन जो है सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है ना, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, और पवन चलने पर ये जो है अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर करके छोटी पहाड़ी बना लेती है। इनको बालू टिब्बा कहा जाता है ना, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, लोयस कहते हैं। और चीन में विशाल लोयस के निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये छोटू सा चैप्टर जो था हमारा परफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।